आज की शुरुआत एक बहुत गहरी बात से करते हैं। कहते हैं एक शिक्षक हमारे बीच से कभी नहीं जाता। वो अपने समाज, अपने आसपास के लोगों और अपने शिष्यों को अनंत काल तक प्रभावित करता है। और आज हमारे पास कुछ ऐसा ही है। ये किसी महान हस्ती की जीवनी नहीं है। ये बिहार के एक छोटे से गांव बरेज के एक साधारण शिक्षक श्री रामजग सिंह की डायरी के कुछ अंश हैं। और इन पन्नों में मतलब एक पूरे युग की कहानी छिपी हुई है। बिल्कुल, ये डायरी हमें उस दौर में ले जाती है जब शिक्षा सुविधाओं से नहीं बल्कि जुनून और संकल्प से चलती थी। हम एक इंसान की जन्म से लेकर उसकी पढ़ाई, उसके संघर्ष, नौकरी, सामाजिक जीवन, इन सब की एक यात्रा पर चलेंगे। और ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये उस समय के समाज और बदलते हुए भारत का एक आईना है। तो चलिए इस डायरी के पन्नों को पलटते हैं। सबसे पहली बात ही मुझे बहुत दिलचस्प लगी। रामजग सिंह जी को अपनी असल जन्मतिथि पता ही नहीं थी। मतलब परिवार में कोई हिसाब ही नहीं था। उनकी माँ बस इतना बताती थी कि उनका जन्म 1934 के उस भयानक भूकंप के आसपास हुआ था। और ये उस दौर की सच्चाई थी। गांव देहात में लोगों के लिए वक्त तारीखों से नहीं बल्कि बड़ी घटनाओं, मौसम या फसलों से चलता था। उनकी जो सरकारी जन्म तिथि है वो है 19 जनवरी 1939। अच्छा। और वो इसीलिए क्योंकि उसी दिन उनके चाचा श्री लक्ष्मण सिंह ने उन्हें स्कूल में दाखिल करवाया था। अच्छा। तो स्कूल का रजिस्टर ही उनका जन्म प्रमाण पत्र बन गया। ये अपने आप में उस समय की सादगी को दिखाता है। और इसी बचपन में उन्होंने इतिहास को अपनी आंखों से देखा। वो इतिहास जो हम सिर्फ किताबों में पढ़ते हैं। वो 1942 के अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का आंखों देखा हाल बताते हैं। मुझे ये सोचकर हैरानी होती है कि एक 8-9 साल के बच्चे को उस वक्त क्या समझ आ रहा होगा। क्या वो इनकलाब का मतलब जानते थे या ये उनके लिए बस एक तरह का रोमांचक खेल था? बहुत अच्छा सवाल है। और डायरी से यही लगता है कि वो मतलब से ज्यादा उस माहौल की ऊर्जा को महसूस कर रहे थे। विद्यार्थियों और नौजवानों की भीड़, वो जोर जोर से लगते नारे, टेलीफोन के तार काटकर कुएं में फेंक देना, डाकघर और थाने में आग लगा देना। एक बच्चे के लिए ये सब कुछ बहुत असाधारण और कह सकते हैं रोमांचक रहा होगा। लेकिन उस खेल की गंभीरता का एहसास उन्हें तब हुआ होगा जब आंदोलन के बाद अंग्रेजों ने बदला लेना शुरू किया। हाँ, वो बताते हैं कि उनके गांव पर तोप चलाने तक की बात हो रही थी। ये तो खौफनाक है। बिल्कुल। और सजा के तौर पर गांव वालों को ही रेलवे लाइन की पहरेदारी का काम सौंप दिया गया। तो उस एक घटना में उस दौर का पूरा मिजाज कैद है। पहले विद्रोह का जुनून, फिर अंग्रेजी हुकूमत का क्रूर दमन और उसके बाद सामूहिक सजा का डर। ये सब एक बच्चे ने अपनी आंखों से देखा। ये सीख किसी किताब से नहीं मिल सकती थी। और बचपन की सीख सिर्फ इतनी ही नहीं थी। एक और घटना है जिसने मुझे झकझोर कर रख दिया। ये उस समय की सामाजिक कड़वाहट को दिखाती है। वो अपने गुरु प्रधानाध्यापक श्री चंद्रिका पांडे के साथ कहीं रिश्तेदारी में गए थे जी। और वहां अपने गुरु का सबसे प्रिय शिष्य होने के बावजूद उन्हें खाने के लिए घर के अंदर नहीं बुलाया गया। जाति के कारण उन्हें बाहर एक कोने में बिठा दिया गया। सोचिए उस बच्चे के मन पर क्या बीती होगी। जिस गुरु को वो इतना मानता है, उन्हीं के सामने उसे इस तरह अलग थलग कर दिया गया। ये घटना उनके दिमाग में हमेशा के लिए छप गई। ये दिखाता है कि समाज उस समय जाति पाति और छुआछूत में कितना जकड़ा हुआ था। इस तरह के अनुभवों के बाद भी पढ़ाई के लिए उनका जज्बा कम नहीं हुआ। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के लिए वो वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज पहुंचे, लेकिन वहां भी एक दीवार खड़ी थी। क्षत्रिय न होने की वजह से उन्हें हॉस्टल में कमरा नहीं मिला। हाँ, और इस पर उनकी प्रतिक्रिया देखिए। वो डायरी में लिखते हैं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आज के दौर में ये घिसी पिटी बात लगती है, लेकिन उस समय जब एक युवा के सामने जाति की वजह से दरवाजे बंद हो रहे हों, तब ये कहना सिर्फ सकारात्मक सोच नहीं बल्कि हालात से लड़ने का एक मानसिक हथियार था। सही बात है। ये हार ना मानने की जिद थी कि ठीक है, एक रास्ता बंद हुआ तो मैं दूसरा ढूंढ लूंगा, पर रुकूंगा नहीं। और वो रुके भी नहीं। उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की। पहले विज्ञान शिक्षक के तौर पर शिवसागर में नौकरी मिली। लेकिन कुछ ही दिनों बाद 24 अगस्त 1956 को उन्हें अपने ही पुराने स्कूल शारदा ब्रजराज उच्च विद्यालय मोहनिया में नियुक्ति मिल गई। एक तरह से घर वापसी जैसा हुआ होगा। बिल्कुल। और उनका वेतन, ये आंकड़ा आज के समय में बहुत कुछ बताता है। उन्हें 45 रुपए मूल वेतन और 17 रुपए महंगाई भत्ता मिलता था। तो कुल 62 रुपए प्रति माह। जी, 62 रुपए। 62 रुपए। आज सुनने में ये मजाक जैसा लगता है। इसका आज के हिसाब से क्या मतलब निकाला जाए? अगर हम अंदाजा लगाएं तो 1950 के दशक के आखिर में 1 तोला सोने की कीमत लगभग
100-110 रुपए के आसपास थी। तो ये वेतन आज के हिसाब से शायद 50-60 हजार रुपए महीने के बराबर रहा होगा। अच्छा। एक शिक्षक के लिए सम्मानजनक जरूर था, लेकिन इतना भी नहीं कि परिवार की सारी जरूरतें बहुत आसानी से पूरी हो जाएं। और इस वेतन के साथ उन्होंने पढ़ाना ही नहीं बल्कि पढ़ना भी जारी रखा। ये बात मुझे बहुत कमाल की लगी। असाधारण समर्पण था ये। नौकरी करते हुए, परिवार की जिम्मेदारियां निभाते हुए उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पर पहले बीए किया और फिर हिंदी में एमए की डिग्री भी हासिल की। ये दिखाता है कि उनके अंदर सीखने की भूख कितनी ज्यादा थी। वो बस एक नौकरी नहीं कर रहे थे, वो खुद को लगातार बेहतर बना रहे थे। लेकिन स्कूल में भी सब कुछ आसान नहीं था। उन्हें वहाँ की अंदरूनी राजनीति का भी सामना करना पड़ा। हाँ, डायरी में वो बताते हैं कि कैसे शिक्षकों के बीच गुटबाजी थी। एक शिक्षक प्रतिनिधि के चुनाव में उन्हें मजबूरन एक पक्ष लेना पड़ा, जिसके चलते कुछ लोग उनके खिलाफ हो गए। तो आप देखिए, बाहर सामाजिक भेदभाव, घर की आर्थिक तंगी और जहाँ काम करते वहाँ भी राजनीति। ऐसा लगता है कि चुनौतियां हर मोर्चे पर थीं। बिल्कुल। और ये तो सिर्फ उनके पेशेवर जीवन की बात है। एक व्यक्ति का जीवन तो उसके घर परिवार से ही पूरा होता है, और वहां भी सब कुछ आसान नहीं था। बल्कि शायद सबसे बड़ी चुनौती वही इंतजार कर रही थी। आप उस जमीन विवाद की बात कर रहे हैं? हाँ, एक शिक्षक और समाज सुधारक की इस छवि के साथ साथ एक वो तथ्यों को दर्ज करते हैं, लेकिन उनका दर्द उन शब्दों के बीच महसूस किया जा सकता है। ये दिखाता है कि वो कितने मजबूत इंसान रहे होंगे। बाहर से एक शिक्षक, एक समाज सेवक, लेकिन अंदर से एक टूटा हुआ पिता और भाई जो अपने ही परिवार से लड़ रहा था। इन्हीं सब तनावों के बीच उन्होंने परिवार की आर्थिक हालत सुधारने के लिए एक मिल लगाने का फैसला किया। ये भी एक बड़ा कदम था। बिल्कुल, ये उनके जुझारू व्यक्तित्व को दिखाता है। वो सिर्फ हालात पर रोने वालों में से नहीं थे, बल्कि हालात बदलने की हिम्मत रखते थे। लेकिन ये रास्ता भी आसान नहीं था। जमीन खरीदने से लेकर बैंक से लोन लेने तक हर जगह संघर्ष था। बिजली कनेक्शन लेने का एक किस्सा है जहाँ एक छोटी सी गलती की वजह से 10 रुपए के काम के लिए उन्हें 1500 रुपए खर्च करने पड़े। उस दौर की लाल फीताशाही और भ्रष्टाचार का एक छोटा सा उदाहरण है। ये बात तो सही है कि उन्होंने हिम्मत दिखाई, लेकिन क्या ये भी संभव है कि एक शिक्षक के तौर पर उनका वेतन परिवार चलाने के लिए नाकाफी था और ये मिल लगाना उनकी मजबूरी भी रही हो? ये दोनों बातें एक साथ सच हो सकती हैं। जरूरत और हिम्मत दोनों ने मिलकर उन्हें एक उद्यमी बनाया। उन्होंने सिर्फ आटा चक्की नहीं लगाई, बाद में स्पेलर और ईख का कोल्हू भी लगाया। अच्छा। एक शिक्षक का इस तरह से बिजनेस में हाथ आजमाना, ये उनके बहुमुखी व्यक्तित्व को दिखाता है। और अपने परिवार के साथ साथ वो अपने समाज के बारे में भी सोच रहे थे। हाँ, वो 12 गांवा कुशवाहा कल्याण परिषद के सचिव बने, फिर जिला अध्यक्ष भी चुने गए। हाँ, यहाँ उनका एक समाज सुधारक का रूप सामने आता है। वो सिर्फ अपने समाज को संगठित नहीं कर रही थी, बल्कि अपनी ही जाति में फैली कुरीतियों जैसे ब्राह्मणवाद का अंधानुकरण या भंडारे जैसी खर्चीली व्यवस्था के खिलाफ भी आवाज उठा रहे थे। वो जड़ हो चुकी परंपराओं पर सवाल उठा रहे थे, जो उस समय बहुत साहस का काम था। और ये सवाल उठाने की आदत सिर्फ समाज तक सीमित नहीं थी, वो अपने धर्म की मान्यताओं पर भी तर्क कर रहे थे। हाँ, रामजग सिंह जी की डायरी सिर्फ घटनाओं का ब्यौरा नहीं है, ये उनके विचारों का प्रतिबिंब भी है। हाँ, और ये हिस्सा मुझे सबसे आकर्षक लगा। वो हिंदू श्राद्ध परंपरा और गरुड़ पुराण में लिखी बातों पर बहुत तार्किक सवाल उठाते हैं। वो पूछते हैं कि अगर गीता कहती है कि आत्मा अमर है और वो तुरंत दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो फिर ये श्राद्ध और पिंडदान किसके लिए किया जा रहा है? बिल्कुल सही सवाल है। वो इन कर्मकांडों को कुछ चतुर लोगों द्वारा अपनी जीविका चलाने का साधन मानते थे। एक छोटे से गांव का शिक्षक उस दौर में धर्म से जुड़े इतने गहरे सवाल उठा रहा था, ये तो बहुत बड़ी बात है। निश्चित रूप से ऐसे विचार रखना हमेशा से खतरनाक रहा है, लेकिन ये उनकी वैज्ञानिक सोच और तर्क करने की क्षमता को दिखाता है। वो किसी भी बात को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेते थे कि वो सदियों से चली आ रही है, वो उसे तर्क की कसौटी पर कसते थे। बिल्कुल, ये एक सच्चे शिक्षक की निशानी है। इन सब तनावों और जिम्मेदारियों के बीच मुझे डायरी की एक बात ने बहुत प्रभावित किया, उनकी घूमने की इच्छा। मतलब उस जमाने में बिहार के एक गांव से पूरे परिवार को लेकर बस से दक्षिण भारत की यात्रा पर निकल जाना, ये तो बहुत बड़ी बात रही होगी। बहुत बड़ी बात। आज हमारे पास ट्रेनें हैं, प्लेन है, गूगल मैप्स है, तब ऐसा कुछ नहीं था। वो एक चार्टर्ड बस से सपरिवार निकले थे। जगन्नाथपुरी, कोणार्क, मद्रास, कन्याकुमारी, रामेश्वरम, तिरुपति, उन्होंने पूरा दक्षिण भारत नाप दिया। वाह। इससे पता चलता है कि
वो दुनिया को देखने का कितना शौक रखते थे। और उनके यात्रा के अनुभव भी बड़े दिलचस्प हैं। जैसे जगन्नाथपुरी में पंडों के व्यवहार से उन्हें बड़ी निराशा हुई। हाँ, वो लिखते हैं कि कैसे पंडित सिर्फ पैसे के पीछे पड़े थे। दूसरी तरफ वो तिरुपति मंदिर की विशाल व्यवस्था और अनुशासन देखकर हैरान रह गए। तो मतलब वो सिर्फ तीर्थ करने नहीं गए थे, बल्कि एक तरह से खोजी थे। हाँ, एक एक्सप्लोरर। वो अलग अलग जगहों, लोगों और व्यवस्थाओं को देख रहे थे, समझ रहे थे और उनकी तुलना कर रहे थे। ये उनकी जिज्ञासु प्रवृत्ति को दिखाता है। और अंत में उनका एक और रूप सामने आता है जो उनके शिक्षक होने के किरदार को पूरा करता है, एक समर्पित स्काउट मास्टर का। जी, ये उनके जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है। उन्होंने न केवल खुद स्काउटिंग का प्रशिक्षण लिया, बल्कि अपने छात्रों को भी इससे जोड़ा। ये सिर्फ एक हॉबी नहीं थी। स्काउटिंग के जरिए वो बच्चों को अनुशासन, सेवा भाव और चरित्र निर्माण का पाठ पढ़ा रहे थे। और उनकी मेहनत का नतीजा भी निकला। उनके मार्गदर्शन में 8 छात्रों ने राष्ट्रपति स्काउट अवार्ड जीता। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। बहुत बड़ी। उन बच्चों के साथ दिल्ली राष्ट्रपति भवन भी गए। एक शिक्षक के लिए इससे बड़ा गर्व का पल और क्या हो सकता है? बिल्कुल। ये दिखाता है कि उनका प्रभाव सिर्फ क्लासरूम की दीवारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने अपने छात्रों को जीवन के लिए तैयार किया। उन्होंने पीढ़ियों को घड़ा। रामजग सिंह जी की ये डायरी वाकई एक शिक्षक के संघर्ष, एक परिवार के मुखिया की जिम्मेदारियों और एक विचारक के सवालों का एक असाधारण दस्तावेज है। ये हमें उस भारत में ले जाती है जो अब शायद बदल चुका है, लेकिन जिसकी नींव में ऐसे ही अनगिनत गुमनाम शिक्षकों का संकल्प और श्रम शामिल है। उन्होंने अपनी डायरी की भूमिका में एक बहुत सुंदर बात लिखी थी। शिक्षक स्वयं कभी ये नहीं जान पाता कि उसके शब्द, उसका व्यवहार और उसकी निष्ठा किस किस के जीवन को दिशा दे रहा है। उनकी ये डायरी इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनका प्रभाव आज भी जीवित है। डायरी के आखिर में एक लोकगीत की पंक्ति है, तीत लौकी की बनल तुमड़िया तीरथ बरत करी आई। इसका मतलब है कि कड़वी लौकी से बनी तुम्बी, यानी वो बर्तन जिसे साधु संत इस्तेमाल करते हैं, चाहे कितने ही तीर्थ व्रत कराए, रहती कड़वी ही है। यह हमें एक गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, क्या शिक्षा, अनुभव और तीर्थ यात्राएं इंसान के मूल स्वभाव को सच में बदल पाती हैं? या हम अंदर से वही रहते हैं जो हम हमेशा से थे?